हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू गौतम ऑनलाइन स्टडी। सो डियर, हिंदी पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में 15 मार्क्स की आपकी हिंदी पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स के गद्यांश और पद्यांश से। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, अपना मूल्यांकन करना है कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में यहाँ फिल करना है से संबंधित पाठ होने चाहिए। ऑप्शन है विज्ञान, संस्कृति, साहित्य या ये सभी। तो देख लीजिए इसका आंसर और बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में डियर विज्ञान, संस्कृति, साहित्य इन सभी विषयों से संबंधित पाठ होने चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ये सभी। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति जो है, कल्पनाशीलता या कौशल या हम कह सकते हैं सोच, इसको विकसित करना तो बताना है। तो इसका सही आंसर है डियर, ये भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारा सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका है अंताक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत या किताब पढ़ना। तो मौखिक भाषा का आंकलन करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो है अनुभव बांटना, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना या बातचीत करना। तो ये मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका है। आंकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है या मूलक शिक्षक केंद्रित होता है। तो देखिए, आंकलन जो होता है डियर, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है या पाठ की समाप्ति पर किया जाता है या ये सिर्फ शिक्षक केंद्रित ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आंकलन जो है डियर, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है सेकंड आंसर। पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देते रहना या लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। तो पढ़ने में जो बाधा नहीं है वो हमें बताना है। देखिए, अगर हम पहले से ही सारे नियम बता देते हैं तो ये भी एक बैरियर होता है, बाधा उत्पन्न होती है। और अगर हम उच्चारण पर ही दोष देते रहते हैं या हम सटीकता पर ही जोर देते रहते हैं तो ये पढ़ने में बाधा है। लेकिन जो नहीं है कि भी लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना, जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका हम अर्थ जब निकालते हैं तो ये जो है पढ़ने में बाधा नहीं है। तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा शिक्षण में सहायक होता है। अत्यधिक अभ्यास कार्य शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करता है। भाषा की जटिलता छात्रों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है, या छात्र स्वयं भाषा सीखने में समर्थ होते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर बताना है बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो हमें बताना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यास कार्य बच्चों से करवाया जाता है तो उनकी रुचि उत्पन्न उसमें होती है, या भाषा की जो जटिलता है वो छात्रों को अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है, या भाषा सीखने में समर्थ होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। जो कथन सत्य है कि समृद्ध भाषा परिवेश जो है भाषा शिक्षण में सहायक होता है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। और डियर, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वनात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है, या भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो इसमें नहीं में बताना है, नकारात्मक पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसा देखिए नहीं है कि भी भाषा में केवल वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वनात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। और जहाँ भी केवल आता है डियर, ये नेगेटिव आंसर माना जाता है अगर क्वेश्चन जो है नेगेटिव में पूछा गया है। बिल्कुल, तो राइट आंसर है हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार है
निदानात्मक परीक्षण, सैद्धांतिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या पाठ्य पुस्तक परीक्षण। तो देखिए, शैक्षिक निदान द्वारा बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य अपनाया जाता है उसे कहते हैं हम उपचारिक शिक्षण। ठीक है, और ये ना डियर निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो बिल्कुल जो आंसर सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो है निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता ने पाठ पढ़ते समय अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ा। इस प्रकार का भाषा प्रयोग किस ओर संकेत करता है? वह अक्षर पहचान की जगह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। उसे शब्दों के मध्य सूक्ष्म अंतर का ज्ञान नहीं है, उसे वाचन का अभ्यास नहीं है, या उसे उपसर्गों के प्रयोग का महत्व नहीं पता। तो उसने अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ा। तो इस प्रकार का जो भाषा प्रयोग है किस ओर संकेत करता है? कि भी जो ये है अमृता है, उसने शब्दों के मध्य जो सूक्ष्म अंतर है उसका ज्ञान उसको नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाता है सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है। नीलम का यह प्रयोग सिद्ध करता है कि उसकी भाषा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, वह सर्वनामों के प्रयोग में गलती करती है, उसे कारक की त्रुटियों का अभ्यास नहीं है, या वह भाषा प्रयोग में बहुत लापरवाह है। तो इस तरह से उन्होंने जो वाक्य प्रयोग किया है, तो नीलम की जो भाषा है वो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। भाषा शिक्षण में वर्णनापरक कार्य करवाना सहायक होता है। छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास में, कक्षा की वृत्तियों को सही दिशा में लगाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, या कक्षा में परिवेश से जुड़ने का अवसर देने में। तो भाषा शिक्षण में वर्णनापरक कार्य करवाना छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास में सहायक होता है डियर। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट आंसर। भाषा में आंकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, या प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो भाषा में आंकलन करते समय जो है डियर परिचर्चा करना ये सबसे कम इम्पोर्टेंट होता है, सबसे कम महत्व हम इसको देंगे। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, या विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है डियर वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, क्योंकि प्रत्येक विषय जो है भाषिक संरचना पर आधारित होता है। तो राइट आंसर होगा फोर्थ आंसर। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो भाषा जो है डियर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के जवाब जो हैं बंधे बधाए न दें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें, या संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो एक टीचर जो है भाषा की कक्षा में बच्चों से अपेक्षा करता है कि बच्चे जो हैं एग्जैक्ट उसका आंसर ना दें, बंधे बधाए जवाब न दें। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। अब ये हमारा गद्यांश है, तो हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो हाँ, पढ़ लेते हैं। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष में ऋषियों ने अनेक प्रकार से अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपनों को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है।
यह किसी खास जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। गौतम ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि यह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उक्त यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा से यह भाव कैसे रह गया। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान मनुष्य को सर्वत्र पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। तो बहुत अच्छा ये गद्यांश है। तो पढ़ते हैं, अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का उक्त नहीं है। आत्मनिर्मित बंधन, असत्याचरण, सद्विचार या परोपकार। तो गद्यांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का उक्त जो है, लेकिन असत्याचरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो 46 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सेकंड आंसर। देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला था? सामान्य धर्म, सुख शांति, धन संपदा या जीवन पथ। तो गद्यांश में बताया गया है कि देश में आने वाली जो विभिन्न जातियां थी उन्होंने सामान्य धर्म खोज निकाला था। तो राइट आंसर है फर्स्ट आंसर। उन्होंने यह खोजा कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है। नेताओं ने, आम लोगों ने, ऋषियों ने या महिलाओं ने। तो किसने निकाला था ये? तो भारतवर्ष के ऋषियों ने। नेक्स्ट है, मनुष्य को सदैव पछाड़ता है जाति, वर्ण, धर्म या अज्ञान। तो कौन पछाड़ता है? तो अज्ञान जो है वो मनुष्य को सदैव पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। सुख दुख में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अवयवी भाव। तो सुख दुख मतलब सुख और दुख, तो दोनों प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। संवेदना में संधि विच्छेद है, तो ये हमें संधि विच्छेद करके बताना है। देखिए, संवेदना मतलब संवेदना ऐसे आएगा, संवेदना। ठीक है, तो 51 का जो हमारा सही आंसर जो है वो क्या है? सेकंड आंसर। गौतम ने मनुष्य की मनुष्यता किसे बताया है? दूसरों के सुख दुख को सहानुभूति से देखना, सत्याचरण को मानना, दूसरों के झगड़े में पड़ना या दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना। तो गौतम के अनुसार मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखें। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। अविवेकी में उपसर्ग व प्रत्यय है। उपसर्ग होता है डियर जो पहले लगता है। ठीक है, तो अविवेकी में अ तो हुआ हमारा उपसर्ग, और क्या हुआ हमारा डियर? जो हमारा विवेक है, ठीक है, विवेकी, विवेक ई, तो उसमें हुआ हमारा प्रत्यय। तो 53 का जो हमारा सही होगा मतलब ये है हमारा अविवेकी में उपसर्ग व प्रत्यय है। तो आपने लगा लिया होगा आंसर, तो वो है थर्ड आंसर। मनुष्य का मनुष्य कौन बनाता है? आचरण, विवेक, सहानुभूति या आत्मनिर्मित बंधन। तो लेखक ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि मनुष्य को मनुष्य उसके आत्मनिर्मित बंधन बनाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। अब ये पढ़ लेते हैं हम पद्यांश, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चांद तारों सी सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में, दुलार खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ती मैं भारत माता हूँ, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनन्यास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, मूर्तियाँ बना डाली संजीव, अनगढ़ पत्थर को काट काट, बंधुता प्रेम को फैलाया अपना ही अंतर बाट बाट, जिसके गीतों से जगत मुगध, जिसके नृत्यों पर जगत मुगध, जिसकी कविता धारा अविरल, बहती वह भारत माता हूँ। तो बहुत अच्छा पद्यांश है। तो क्वेश्चन जो है, मुस्कान किसमें भरी हुई है? चांद तारों में, वृक्षों में, नदियों में या पहाड़ों में। तो देखिए, नदियों में है मुस्कान भरी, मतलब नदियाँ जो हैं जीवन का आधार हैं, और इनकी धाराओं में बहने वाली जो मुस्कान है जब किसानों के खेतों में पहुंचती है तो उनके जीवन में खुशहाली भर देती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा नदियों में।
नेक्स्ट है दौलत कहाँ बिखरी हुई है, उद्यान में, खेतों में, घरों में या वन में। तो दौलत कहाँ बिखरी हुई है, खेतों में दौलत बिखरी हुई है। दौलत का अर्थ फसल के रूप में ग्रहण किया है, ठीक है। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो है खेतों में। विष पीकर कौन मुस्काती है, मीराबाई, हरिदास, भारत माता या वज्र वसुंधरा। तो इसमें बताया गया है कि सारी विपदा और दुखों को जो है सहजता से स्वीकार करने वाली या अमृत का दान करने वाली भारत माता ही है, विष पीकर भी मुस्काती है। तो वो है थर्ड आंसर। अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया गया है, संजीव मूर्तियाँ, खिलौने, हथियार या बर्तन। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि भी मनुष्य से है, मतलब संजीव मूर्तियों से अभिप्राय मनुष्य से हैं जिन्हें धैर्य, गर्व, शक्ति इन गुणों से गढ़कर बनाया गया है। तो वो है फर्स्ट आंसर। निम्नलिखित में से अविरल का अर्थ है धीरे धीरे चलना, निरंतर बहना, उड़ना या ठहरना। तो अविरल का अर्थ होता है डियर निरंतर बहते रहना। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। चांद तारों सी सहज कांति में अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो चांद सी सहज कांति में उपमा अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की गई है। सा सी जहाँ भी आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो राइट आंसर है सेकंड आंसर। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन, प्लस गद्यांश और पद्यांश भी इसमें इंक्लूड थे। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।